हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हम्म, अभी निमिष कहाँ रह गया यार, जल्दी देख। करता हूँ, कॉल करता हूँ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज अपना फाइनली फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कॉस्टिंग है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने चैप्टर से क्या करना है। आप लोगों ने बुक्स ले ली क्या सबने? यस सर। कुणाल ने ले लिया, अंकित और यस सर। बुक ले ली? यस सर। कारिम आपने? अरे तेरा दोस्त क्यों नहीं आया अंकित? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। क्या हुआ, उसको आया आना नहीं है क्या? आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मैं कह रहा हूँ अंकित, तेरा दोस्त क्यों नहीं आया? यस सर, मैंने उसे बोला था, तो आज भी बोला था सर। पता नहीं अब, पता नहीं क्या कर रहा है सर वो। पहले तो उसने मुझे बोला था, तब से आप मेरी बात हुई थी। देख लेते निमिष को। सर आ रहे कॉल पे हूँ मैं, आ रहा है निमिष, 1 मिनट और में वो भी आ रहा है? नहीं, और वो आपका दोस्त आ रहा है अभी, एक आर्यन? अंकित बता यार, अंकित ने बात करी थी सर। चलो नहीं सर, कोई, ये शांति तो था सर वही। उसने मतलब मैंने बताया था उसे, तो आज उसने कुछ बोला नहीं। फिर भी आज कंफर्म करो ना यार, उससे हाँ। कंफर्म करो ना, आना है कि नहीं आना उसको, या करना भी है कि नहीं करना उसको। अच्छा सर, मैं पूछता हूँ एक बार। चलो कोई नहीं, शुरू कर। देखो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा है क्या? कॉस्ट, मान लीजिए हमारे पास हम एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और कोई हमारे पास एक ऑर्डर आता है कि आप मान लीजिए कुछ भी बना लो, जैसे मान लो कारपेट्स हम बनाते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्डर आता है कि हमें 500 कारपेट्स चाहिए। तो बताइए उसका क्या आप प्राइस कोट करोगे। अब एक बात बताओ, एक प्राइस कोट करने से पहले मुझे ये तो पता होना कि भाई मेरी उस कारपेट बनाने में मेरी क्या कॉस्ट लगेगी। तो बेसिकली अगर हम देखें, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में हमारी क्या कॉस्ट लगती है, क्या क्या चीजें हमारी यूज होती है, वो एक बार हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखो हमारा क्या लगेगा, किसी भी चीज को बनाने में हमारे लगेगा मटेरियल्स, ठीक है ना। तो हमें एक पता होना चाहिए कि मटेरियल्स की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट थिंग। फिर दूसरी चीज हमारी क्या होगी, हमारी दूसरी चीज होगी लेबर। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो उसमें लेबर आवर्स लगेंगे, उसकी हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ये तो हो गए हमारे अच्छा, और उसके अलावा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि कैरेज इनवर्ड्स हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा ये तो हमारे हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे, मतलब टोटल डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। इसके अलावा बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हमें पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट पे तो नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ, वो भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाते हैं। तो वो हमारे हो सकते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनको, इन ये जो जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हमारे होते हैं, इन सारे खर्चों को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स को हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स की कॉस्ट निकाल के हम किसी एक रीजनेबल बेसिस पे, जो हम पढ़ेंगे सीखेंगे, एक रीजनेबल बेसिस पे, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, मान लो मुझे पता है कि एक कारपेट बनने में इतना कपड़ा यूज होएगा, तो ये 500 रुपीज का कपड़ा यूज होएगा, या कुछ भी जो भी आपने आपका वो है। तो आपने, आपको पता है कि ये एक कपड़े, एक कारपेट बनने में इतना लगेगा, दो बनेगा तो 1000 हो जाएगा, तीन बनेगा तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मैंने देखा, लेबर की बात की कि एक कारपेट बनने में एक लेबर के 10 लेबर आवर्स लगते हैं, और उसको हम 10 रुपीज पर लेबर आवर देते हैं। तो बेसिकली हमारा एक कारपेट बनने में 100 रुपीज की लेबर आवर्स हो गई। ठीक है, दो बनेगी तो 200 की हो जाएगी, तीन बनेगी तो 300 की हो जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट खर्चे, जिनको हम एलोकेट, जिनको हम बेसिकली एक प्रोडक्ट के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन जो हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, उसको हम एक प्रोडक्ट के ऊपर डाल नहीं सकते। एग्जैक्टली तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको किसी रीजनेबल बेसिस पे, किसी रीजनेबल बेसिस पे हम उसको प्रोडक्ट पे अपोर्शन कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये अपॉर्शनमेंट भी सीखेंगे। तो ये अब एक बार आप अपने इंडेक्स पे आइए, आप सबके पास बुक्स है ही। तो हमारा हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, हमारे 14 चैप्टर्स है टोटल। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जनरल प्रिंसिपल, जो हम आज शुरू करेंगे। इसमें बेसिकली बात हो रही है थ्योरी की, ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है टू कॉस्ट शीट,
जो हम आज शुरू करेंगे, ये प्रैक्टिकल है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट शीट। अब ये जो कॉस्ट शीट चैप्टर है, वैसे कॉस्ट शीट चैप्टर पूरा जो बड़ा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर नंबर 7 में पूरा अच्छे से कॉस्ट शीट आता है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से शुरू करके फिर चैप्टर नंबर 7 पे जाएंगे। तो आज हम कॉस्ट शीट करेंगे। अब होता क्या है सर कॉस्ट शीट, ये तो आपने बता दिया कि कॉस्ट शीट आज हम शुरू करेंगे, लेकिन कॉस्ट शीट होता है क्या? जैसे आपको पता ही है, नाम से ही समझ आ रहा है, कॉस्ट शीट में हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और सारे खर्चे, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी खर्चे लगते हैं, राइट फ्रॉम उसका मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे खर्चे उस पे एक शीट पे हम उसको एक स्टेटमेंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट कितना है और फाइनली हम दिखाएंगे सेल वैल्यू कितनी है। तो इस कॉस्ट शीट से हमें एट अ ग्लैंस पता चल जाता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमारे मटेरियल कितना लगा, किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमारी लेबर कितनी लगी, या हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स कितने थे, हमारे ऑफिस के ओवरहेड्स कितने थे, हमारे सेलिंग के ओवरहेड्स कितने थे, हमारा कितना प्रॉफिट है, हमारा कितना फिनिश गुड्स है, वो हम आज ये सीखेंगे। अब आगे चलते हैं, जो हमारा सेकंड चैप्टर इसके बाद आप देख सकते हैं अपने बुक में, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास ये एडिशन है या नेक्स्ट है, क्योंकि मेरे को इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये कहा था ना कि ये एडिशन मिल रही है तो ये ले लो, क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल हो जाएगी। कौन सी लिया आपने? आर्यन आपके पास कौन सी एडिशन है? ये वाली है, इसके बाद वाली है? ये वाली है सेम। यही है ना? हाँ ठीक है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कुणाल के पास भी यही है और अंकित के पास भी शायद यही है ना? यस सर। तो देखिए इसके बाद जो नया नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है मटेरियल्स, जिसमें हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे। आई रिपीट, इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था अपना कि मेरी कारपेट बनने में 500 रुपीज का डायरेक्ट मटेरियल लगता है, तो वो 500 कैसे निकाला वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है लेबर। ठीक है, इसका पूरा नाम है लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तो दो जो हमारे खर्चे थे, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। जैसे मैंने बोला कि एक कारपेट बनने में 10 लेबर आवर्स लगते हैं और 10 लेबर एक लेबर आवर हमारा 10 रुपीज का है, तो हमारे 100 रुपीज आ गए। तो ये जो मैंने निकाला वो कैसे आया, तो इस पर भी हम डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो आपके जो 4, 5 एंड 6 चैप्टर है, 4, 5 एंड 6, ये तीनों चैप्टर्स हमारे ओवरहेड्स के ऊपर है। जो मैंने अभी आपको ओवरहेड्स बताए थे उसके ऊपर है। इसमें से फोर्थ चैप्टर जो है वो थ्योरी, फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर प्रैक्टिकल है। फिफ्थ है हमारा ट्रेडिशनल ओवरहेड्स, जैसे पहले ओवरहेड्स की कॉस्टिंग होती थी वो, और आजकल एक नया सिस्टम निकला है ओवरहेड्स की कॉस्ट को एलोकेट करने का, जिसको हम एबीसी कहते हैं। एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये हमारा दूसरा ओवर मॉडर्न तरीका है। तो बेसिकली दो चैप्टर्स प्रैक्टिकल के लिए, ये सारा बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग बताया, मटेरियल प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी। इसमें फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ एंड सिक्स दोनों चैप्टर्स हमारे प्रैक्टिकल है। ये हमारा पार्ट ए ऑफ कॉस्टिंग है। पार्ट ए मतलब क्या हो गया, हमने सारे उसकी कॉस्टिंग निकाल ली कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में क्या मटेरियल लगेगा, क्या हमारी लेबर लगेगी, ये बता दी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब जो हमारे नेक्स्ट पार्ट बी है वो क्या है, सेक्शन 2 कह लीजिए या पार्ट बी कह लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो यूनिट 7 है हमारा 7 चैप्टर, उस पर हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, जो जिसका इंट्रोडक्शन हम आज सीखेंगे। और लेकिन कॉस्ट शीट में भी बहुत तरीके की कॉस्ट शीट्स होती है, मतलब काफी अच्छी कॉस्ट, सिंपल कॉस्ट शीट से शुरू करके काफी हाई लेवल की कॉस्ट शीट बनाएंगे कि पिछले साल हमारे ये था, इस साल हमारे एक्सपेंसेस में इतना इंक्रीज या इतना डिक्रीज हो जाएगा, अब हमारे को एक ऑर्डर मिला है तो बताइए हम कितना कोट करें उसको, इस तरीके की कॉस्ट शीट हम इसमें बनाएंगे। फिर आइए अपने 8th चैप्टर में। अब ये जो है ना सॉरी, अब जो हमारा आगे चैप्टर्स होंगे 8, 9 वगैरह, वो स्पेशल इंडस्ट्रीज की कॉस्टिंग है। जैसे इस चैप्टर का नाम है जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो बेसिकली इसमें जो चैप्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड है। जॉब और बैच के ऊपर एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ चलता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहां पे यूज होता है जहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये उन इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 1 साल से ज्यादा पीरियड लेता है कंप्लीट होने में। जैसे आप लोग देख रहे हो कि अभी मेट्रो की लेन डल रही है, तो हम पश्चिम बिहार और शायद जनकपुरी से लेके ये आगे तक आ रही है। अभी तो हमारे मधुबन चौक तक आ रही है, ये शायद और आगे तक जाएगी, हैदरपुर वगैरह तक की जाएगी। तो अब ये कब से काम शुरू हुआ है? 1-2 साल हो गए। अब अभी पता नहीं अभी कितने साल और चलेगा, 2-3 साल तक तो लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में। तो एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या दिक्कत आती है
कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जो है वो 1 साल से ज़्यादा का समय लेता है कंप्लीट होने में। लेकिन अकाउंट्स तो हमें क्लोज़ करने होते हैं, 31 मार्च को तो हमारे अकाउंट्स क्लोज़ होते ही होते हैं। तो हम 31 मार्च को उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकालें या उस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ है। और ये भी नहीं है कि आप मान लो जैसे डीएमआरसी ने कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कंपनी को दिया। ये थोड़ी ना कि डीएमआरसी ने बोला कि जिस दिन तुम पूरा कंप्लीट करोगे, उसी दिन मैं पेमेंट करूँगी, ऐसा थोड़ी ना है। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, टाइम टू टाइम आके जैसे वो बोलती है कि मैं 20% काम को मैं सर्टिफाई करती हूँ, 20% काम मेरी तरफ से ओके है, तो मैं 20% के तुम्हारे को पैसे दे जाती हूँ, या 20 में से भी 15% के पैसे तुम्हें दे जाती हूँ। अब उस 15% के जो पैसे कंपनी को मिले हैं, मान लो कोई भी प्राइवेट कंपनी जैसे एल&टी है या कोई भी है, तो उसपे भी तो कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया होगा। मान लीजिए कंपनी ने अपनी तरफ से 20% काम किया, जिसका उन्होंने कोट किया 2 करोड़ रुपए। देखिए कंपनी के लगे हैं 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है? और कंपनी को जो डीएमआरसी है, उसने 1 करोड़ 80 लाख रुपए दे दिए कि 2 करोड़ में से मैं आपके 20 लाख रुपए रोक के 1 करोड़ 80 लाख दे देती हूँ। तो इसमें भी तो जो कंपनी है उसने प्रॉफिट बना लिया 30 लाख रुपए का। तो ये जो 30 लाख रुपए का प्रॉफिट बना, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि 20% काम के लिए, सिर्फ 20% काम के लिए डीएमआरसी को कोट किया गया 2 करोड़ रुपए, जिसमें कॉस्ट थी, ये तो था सेलिंग प्राइस, जिसपे कॉस्ट थी जो भी प्राइवेट कंपनी थी उसकी कॉस्ट पड़ी थी 1.5 लाख। 20% काम हमारे डीएमआरसी ने अप्रूव कर दिया, लेकिन कहा कि मैं आपको 20% के 2 करोड़ के 2 करोड़ नहीं दूंगी। पता चला आप 2 करोड़ लेके भाग जाओ, आप आगे काम ही ना करो, तो मैं आपको इसके भी दूंगी 1 करोड़ 60 लाख। तो अगर देखा जाए तो अभी भी इस कंपनी को तो प्रॉफिट ही हो गया, जहां 1.5 करोड़ लगाया वहां उसको 1 करोड़ 60 लाख मिल गया, तो इसका मतलब 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 10 लाख हमने निकाला है, ये हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की। बैच कॉस्टिंग हमें पता ही है, जहाँ पे काम बैचेस में होता है, पूरे पूरे जैसे बहुत छोटी चीजें होती है, स्क्रूज होते हैं, स्क्रूज है वो बैचेस में बनते हैं। तो उस बैच में एक पूरा बैच या तो सही अप्रूव होता है या बैच पूरा खराब हो जाता है। तो उस बैच की कैसे कॉस्टिंग निकाली जाती है वो हम इसमें सीखेंगे बैच कॉस्टिंग में। और जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपको आउटसाइड कंपनीज आके आपको काम देती है कि आपके पास ये मशीन लगी हुई है, आप इस मशीन पे मेरा एक ये मोल्ड बना दो या मेरा ये एक चीज बना दीजिए। सारा डिजाइन वो काम जो है वो बाहर का है, आप सिर्फ उनका काम अपनी मशीन पे करोगे, आपका खुद का कुछ नहीं है। आपकी खुद की सिर्फ मशीन है, वो आपको काम देगी, आप उनका काम अपनी मशीन पे चलाओगे, उसको कहा जाता है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, तो इस पे किस तरीके से हम कॉस्ट निकालते हैं जॉब की, वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा 9th चैप्टर है वो है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, ये कौन सी इंडस्ट्रीज पे लगेगा? ये उन इंडस्ट्रीज पे लगेगा जहाँ पे काम किसमें होता है? प्रोसेस में होता है। प्रोसेस मतलब जैसे मान लीजिए बेकरी है या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 3 प्रोसेसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। तो जो प्रोसेस ए का आउटपुट है वो प्रोसेस बी का इनपुट बन जाएगा, और जो प्रोसेस बी का आउटपुट है वो प्रोसेस सी का इनपुट बन जाएगा, और जो प्रोसेस सी है वहां से हमारा फिनिश गुड आ जाएगा। प्रोसेस सी है हमारा, वहां से हमारा फिनिश गुड बनेगा। तो जहां पे काम चेन्स पे होता है तो उसकी कॉस्टिंग को हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। तो इसमें हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे इस फिनिश गुड्स की, सॉरी मतलब आउटपुट की, इनपुट की, वो कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आगे चलते हैं, 10th चैप्टर में चलते हैं, जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखो बच्चों, मेरा आपसे सवाल कि एक आप जैसे मान लो किसी मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाते हो, तो वहां पे एक टिकट की कॉस्ट 450 रुपीज ही क्यों है? क्यों उन्होंने 450 से कम नहीं दी, क्यों उन्होंने 450 से ज्यादा नहीं दिया? या आप जाते हो दिल्ली से जयपुर जाते हो थ्रू मतलब इन बस, तो उस बस में एक टिकट, वॉल्वो बस की एक टिकट 800 की ही क्यों है? या आपके घर में बिजली आती है तो बिजली का जो एक यूनिट है वो 4 रुपए का ही क्यों टीपीडीडीएल आपको देता है? तो ये जो कॉस्टिंग है इसको हम सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है और वो उसका जो एक यूनिट की कॉस्ट निकाली गई है वो कैसे निकाली गई है। तो मैंने आपको थिएटर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, मैंने आपको जब आप होटल में जाते हो तो एक रूम का टैरिफ 5000 रुपीज क्यों है, ये सारी की सारी सर्विस कॉस्टिंग में आती है। लेकिन हमारे कोर्स में, बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में, इसमें से सिर्फ एक टाइप की इंडस्ट्री करनी है और वो है हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का कॉस्टिंग हम निकालेंगे कि अगर दिल्ली से चंडीगढ़ बस जा रही है, दिल्ली से जयपुर बस जा रही है, तो उस बस की एक टिकट इतने की क्यों है? या दिल्ली से मान लीजिए महाराष्ट्र तक मालगाड़ी जा रही है,
तो उसमें आप मालगाड़ी में आपको पता ही है कि आप क्या बुक करते हो, आप बुक करते हो पूरा एक जगह कंटेनर, तो उस कंटेनर की कॉस्ट इतनी क्यों पड़ रही है, या आपने कोई टेम्पो बुक किया फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ योर गुड्स, तो वो कंपनी आपसे इतना पैसा क्यों ले रही है। तो इस पर हम दो चीजों की ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग निकालेंगे, किस किसकी, ऑफ मेन एंड मटेरियल। ठीक है, इसके बाद जो हमारे 3 चैप्टर बचते हैं बच्चों, 4 बचते हैं इनफैक्ट, आज 3 बचते हैं। इसका आज ये एक पहले हम आते हैं 12th चैप्टर, 11th और 13th को भी मैं बताता हूँ। 12th चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो रिकॉन्सिलिएशन है। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। बेटा जैसे मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी एंटरप्राइज, इसने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार किए एज पर फाइनेंस, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से इसने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार किए। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसके कुछ प्रॉफिट्स आए और इसने अपनी कॉस्ट शीट भी बनाई और कॉस्ट शीट से भी इसका कुछ प्रॉफिट आया। अब देखा जाए तो ये एक ही कंपनी है, तो ये दोनों प्रॉफिट तो मैच होने चाहिए। यस और नो, एक ही कंपनी है, एक ही अकाउंट्स, मतलब एक ही डाटा से अकाउंट्स बन रहे हैं, बस एक कॉस्टिंग के हिसाब से बन रहे हैं, एक फाइनेंशियल के हिसाब से बन रहे हैं। देखा जाए तो सेम होने चाहिए, लेकिन वो सेम नहीं होते। क्यों सेम नहीं होते? क्योंकि कॉस्टिंग में बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो फाइनेंशियल नहीं मानता, और कॉस्टिंग में बहुत से ऐसे इनकम है जो फाइनेंशियल नहीं मानता, और ऐसे ही उल्टा भी है। फाइनेंशियल के ऐसे बहुत से खर्चे हैं जिसको कॉस्ट शीट में नहीं देखा जाता, और ऐसी बहुत सी इनकम है जिसको कॉस्ट शीट में नहीं दिखाया जाता। तो इसके बीच में जो डिफरेंसेस आए उसको हम रिकंसाइल करते हैं और देखते हैं क्या इन रिकॉन्सिलिएशन इन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के बाद क्या हमारे प्रॉफिट्स मैच हो रहे हैं। अगर हमारे प्रॉफिट उसके बाद मैच हो जाते हैं तब तो ठीक है, अगर उसके बाद प्रॉफिट्स मैच नहीं होते इसका मतलब हमारे अकाउंट्स गलत बने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स को कॉस्ट अकाउंट्स के साथ हम रिकंसाइल करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 करेंगे जो आज शुरू करें, तो 5-6 क्वेश्चन से कोशिश करेंगे आज ही नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे जो कॉस्ट शीट है, ये भी कॉस्ट शीट है, ये भी कॉस्ट शीट है, ये दोनों हम करेंगे पहले, और फिर हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे। ये तीनों एक साथ ही करने वाले चैप्टर है, क्योंकि 7 के बाद फिर हमारे को 12 चैप्टर करना पड़ेगा जिससे हमारे रिकॉन्सिलिएशन सेट हो जाए। ठीक है, अब आइए हमारे दो चैप्टर बचे 11 एंड 13। ये दो चैप्टर जो है ये बेसिकली थ्योरी चैप्टर है। थ्योरी प्रॉपर्ली मैं ये नहीं कहूँगा थ्योरी है, बस इनमें ना दोनों में क्या है, इसमें एक का नाम इंटीग्रल और एक का नॉन इंटीग्रल अकाउंट, इस तरीके के चैप्टर्स है। होता क्या है इसमें, हम इसमें जब कंपनीज एक ही बुक बनाती है फाइनेंशियल कॉस्टिंग की, एक ही बुक्स बनाती है तो वो इंटीग्रल हो जाता है, जब उसको अलग दो बुक्स बनाती है तो वो नॉन इंटीग्रल हो जाता है। तो उसपे हमारी क्या जर्नल एंट्रीज होती है, वो जर्नल एंट्रीज है, इसमें कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस आपको जर्नल एंट्रीज याद करनी होती है। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो जनरल एंट्रीज आपको याद करनी होती है और आपको एक सिंपल क्वेश्चन आता है उसका आपको एंट्रीज पुट अप करनी होती है। तो ये लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। अभी आज हम ये प्रैक्टिकल में मतलब नहीं आता ज्यादा, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर में। बताइए इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई भी तरीके का क्वेश्चन तो नहीं? चलिए आगे बढ़, हाँ जी, ओके, वेरी गुड, थैंक यू आर्यन यार। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कॉस्ट शीट। अभी आप सिर्फ यहाँ देखना, अभी आप बनाना मत इसको प्लीज मेरे साथ। अब जो मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपको रटना है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको रटना है। और रटने का मतलब ये है कि आपको हर क्वेश्चन में इसको बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको याद कर पाओगे। ठीक है, तो कॉस्ट शीट जैसे मैंने आपको कहा, सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हम इसमें दिखाने वाले हैं। जो भी आपका एबीसी एंटरप्राइज स्टेटमेंट कॉस्ट शीट आपने बनाई ना, आपने कॉस्ट शीट लिखा, बहुत लंबी होती है ये। अभी आप मत लिख बनाना मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, पर्टिकुलर सबसे पहले हमारा मटेरियल होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले हो सकता है ना हमारा ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो कुछ मटेरियल्स का, तो सबसे पहले हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें ऐसा करिए, एक यहाँ पे और ये बनाइए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जितना भी पड़ा हुआ है वो हमने लिख दिया। इस पे हमने ऐड किया क्या, परचेजेस
सारी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो हमारे पास आ जाएगा इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इस रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू को हम यहाँ लिख के सीधा बाहर ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। अब आइए हमारा रॉ मटेरियल आ गया, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, अपना लेबर। तो हमने लिखा डायरेक्ट लेबर। अभी पहले हम सारे डायरेक्ट खर्चे ऐड करेंगे, वो सीधा बाहर ही लिख सकते हैं। इसमें हमने ऐड किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये जब तीनों चीजें हो गई, रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, तो जो आता है उसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। ये होती है किसी भी चीज को बनाने की प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे डायरेक्ट खर्चे सारे ऐड हो चुके हैं। अब हमारे ओवरहेड्स बचे। ओवरहेड्स तीन जगह हो सकते हैं, पहले फैक्ट्री में, फिर ऑफिस के ओवरहेड्स हो सकते हैं और फिर सेलिंग के ओवरहेड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, फैक्ट्री। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। हाँ, इनडायरेक्ट खर्चे, फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट खर्चे, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, उनको हम बाइफरकेट नहीं करेंगे, उनको हम एक ही रखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर ऑफिस के इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस, ऑफिस ओवरहेड्स, और सेलिंग के इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड्स। जैसे मान लिया कोई पैकेजिंग मटेरियल है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, पैकेजिंग में यूज हुआ, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया सेलिंग का, तो वो सेलिंग ओवरहेड्स। तो सर डायरेक्ट वगैरह की कोई वो नहीं होती बाइफरकेशन, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस के इनडायरेक्ट की ऊपर। नहीं होती, डायरेक्ट की तो की है ना, जैसे ये की है ना डायरेक्ट की, तो मटेरियल लेबर, इनडायरेक्ट की बाइफरकेशन नहीं करती। नहीं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अच्छा, हमने डायरेक्ट ऐड किए एक्सपेंस का, ऑफिस का नहीं, और डायरेक्ट एक्सपेंस सारे एक होते हैं, सारे, और चाहे वो वो ऑफिस का हो, बाकी चाहे वो इनडायरेक्ट वाले अलग से, मतलब फैक्ट्री के अलग, सेलिंग के अलग, और वो नहीं, फैक्ट्री, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस सारे फैक्ट्री में लगेगा ना यार, लेबर वगैरह डायरेक्ट तो फैक्ट्री में लगेगी, इसलिए। ओके, अब हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स और इसमें से हमने लेस कर दिया सेल ऑफ स्क्रैप। देखो ये सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट, मान लो कोई रॉ मटेरियल आया, वो कुछ खराब हो गया, तो उसको जब हम यहाँ पे से मतलब हम उसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, वो सेल ऑफ स्क्रैप होता है। एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट शीट में सिर्फ दो सेल्स आई, एक सेल ऑफ स्क्रैप और एक फाइनल प्रोडक्ट की सेल। इसके अलावा मान लो कोई आपने कोई और अपना एसेट सेल कर दिया, कोई और चीज सेल कर दी, कोई अपना मशीन सेल कर दी, वो कॉस्ट शीट में नहीं आती, क्योंकि वो फाइनेंशियल आइटम है, वो कॉस्टिंग का आइटम नहीं। अब इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री का मतलब वर्क्स भी होता है, वर्क्स, तो फैक्ट्री कॉस्ट को हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए थे अपने ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे। इसमें हम ऐड करेंगे, अब देखो ये तो हमारे अभी क्या हो गया, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ यूनिट्स में काम पिछले साल शुरू हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी मतलब पता ही है आपको, वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूनिट्स पे इस साल काम शुरू हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमारे पास अब कितना आ गया, हमारे पास आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सर एक बार वो क्या क्या था फैक्ट्री कॉस्ट में पिछले वाले पेज पे? हाँ, पिछले वाले पेज, अभी लिखना मत वैसे, ये हाँ हाँ पहले आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया और उसमें से आपने माइनस कर दिया सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, ठीक है सर। ये समझ में आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे फैक्ट्री तक के सारे खर्चे पूरे हो गए। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, ऑफिस पे। तो हमने ऐड किया
add office and administration overheads. तो हमारे पास जो आता है इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कुछ फिनिश गुड्स पिछले साल के तैयार पड़े हो लेकिन बिके ना हो, तो पहले हम उसको इस साल बेचेंगे, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे कि कुछ हमारे फिनिश गुड्स इस साल बन गए हो लेकिन वो बिके ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ जो गुड्स हमने एक्चुअली में बेचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये जो कॉस्ट आ गई हमारी गुड्स सोल्ड की, इन पे हमने सेलिंग के खर्चे किए होंगे क्योंकि जो बिके है उसी में तो सिर्फ सेलिंग के खर्चे होंगे ना, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो हमारे पास जो आ गया इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हमारे एक्चुअली में सेल हो रही है उसकी टोटल कॉस्ट इतनी पड़, ठीक है, इस पे हम अपना ऐड करेंगे प्रॉफिट, और हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा सेल्स। बताइए समझ में आया? तो ये आपको एज इट इज याद करनी है। इसमें जो ये सबसे सिंपल है, जो आइटम्स है उसकी वैल्यू डालते रहो, जो आइटम्स नहीं है उसकी वैल्यू मत डालो, खत्म, जीरो कर दो। बस आपको पूरी की पूरी याद करनी है, एक दो क्वेश्चन में बनाओगे पूरी की पूरी तो आपको याद हो जाएगी, उसके बाद आप स्किप भी करते हो, मान लो स्किप भी कर सकते हो, मान लो आपके आपके क्वेश्चन में ये है ही नहीं, जो ये है ही नहीं, तो आप ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद सीधा नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख देना, ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पहले दो तीन क्वेश्चंस में हम सारा बनाएंगे जिससे कि हमारे को ये पूरी अच्छे से याद हो जाए। तो आप जल्दी से एक बार इस पहला चैप्टर अपना हेडिंग भगवान का नाम लेके शुरुआत करिए, चैप्टर का नाम दीजिए जनरल प्रिंसिपल्स, ब्रैकेट में लिख देना इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट शीट, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे हैं और इस पे ये बनानी शुरू करें। तो सर जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसमें जैसे डायरेक्टली दिए हुए होते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने, डायरेक्ट लेबर इतने, या वो भी आज जो निकालने क्वेश्चंस होते हैं? करेंगे, हाँ आज जो क्वेश्चंस करेंगे मतलब चैप्टर 1 में जो है वो बहुत बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो तो जैसे मैंने कहा 5-6 क्वेश्चंस है, वो तो आज या नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे। जो अच्छे क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, उसमें तो क्वेश्चन मेहनत मतलब करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत, लेकिन आपको पता चल जाएगा इजी होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। जल्दी से बनाइए। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सर ये फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है? तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ गए जैसे आपके इनडायरेक्ट लाइट, जो फैक्ट्री की लाइट है वो आ गई, इनडायरेक्ट लाइटिंग आ गई, या मान लीजिए जो आपका मशीन में कोई आपने लुब्रिकेंट डाला, कोई ऑयल डाला मशीन में, वो आ गया, ठीक है। सुपरवाइजर की सैलरी आ गई, सुपरवाइजर जो मतलब आपने फैक्ट्री में वो है सुपरवाइजर, वो आ गया। रेंट वगैरह तो सारे डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे कौन ना? सा? रेंट ऑफ फैक्ट्री, नहीं, लाइटिंग रेंट बिल ऑफ वगैरह। फैक्ट्री भी इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट कैसे है? एक बात बता, मैंने एक फैक्ट्री में एक ये बनाया, मान लो लैपटॉप बनाया, और उस फैक्ट्री की रेंट जाती है 50,000 रुपीज, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस लैपटॉप में 5,000 रुपए की रेंट लगी है? मतलब डायरेक्ट वाले सिर्फ वो हो गए जो प्रोडक्शन में हाँ, कॉस्ट जा जैसे रही है। मान लो एक लैपटॉप को बनाने में एक मदरबोर्ड लगा जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज की, ये डायरेक्ट एक्सपेंस।
मतलब जो भी प्रोडक्शन में कॉस्ट लगी तो है प्रोडक्शन में डायरेक्टली आप एलोकेट कर सकते हो एक प्रोडक्ट को। सर बट लाइटिंग तो डायरेक्ट नहीं होती। सर लाइटिंग डायरेक्ट कैसे होती है? लाइटिंग आपकी इनडायरेक्ट खर्चा वो होता जो है। सर आप जो एक बात इलेक्ट्रिसिटी बताइए। यूज सर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है प्रोडक्शन में। हाँ सर बिल्कुल इनडायरेक्ट खर्चा होता है। एक बात बताओ, आप एक फैक्ट्री है, जैसे मान लो ये मेरा यही कमरा है मान लो, ठीक है। इस कमरे में अभी 3 ट्यूबलाइट चल रही है, ठीक है। अब आप 4 बच्चे बैठे हो तब भी 3 चल रही है। मान लो आपका दोस्त आ गया, 5 हो गए तब भी 3 चलेगी। तो डायरेक्ट खर्चा कैसे होगा? डायरेक्ट खर्चा क्या होता है? जो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट खर्चा क्या होता है? जो प्रोपोर्शनेटली आपका आउटपुट के साथ चेंज होता है। डायरेक्ट खर्चा क्या हो सकता है? मान लो मैंने आपको अभी तो हमारी तो फिजिकल क्लासेस हुई नहीं, मैं आपको मान लो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप 3 बच्चे हो तो 3, एक बच्चे को नोट्स प्रोवाइड किए मैंने, उसकी कॉस्ट मान लो 100 रुपए पड़ेगी। अब 3 है तो 300 रुपए कॉस्ट पड़ेगी, 4 हो जाएगी तो 400 पड़ेगी, 5 हो जाएगी तो 500 पड़ेगी। तो ये खर्चा हमारे आउटपुट के साथ चेंज हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना चेंज हो रही है मेरी, ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है अंकित। अच्छा नहीं सर बट जैसे कि अगर हम कम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो मशीन कम यूज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी। हाँ इन केस प्रोपोर्शनेटली कम होएगी, हाँ लेकिन तब भी ये थोड़ी ना कि जैसे एक बात सुन, अब ये नहीं मैं नहीं ऐसा हमेशा नहीं होता। अब जैसे मान ले मेरे को एक फैक्ट्री की लाइट्स है, हो सकता है थोड़ी सी लाइट एरिया की बंद कर दो क्योंकि वो मशीन ही यूज नहीं हो रही, लेकिन जहां मशीन चल रही है वहां तो आपको पूरी लाइटिंग करनी पड़ेगी, जिससे चाहे एक प्लॉट। अच्छा एक बात सुन, इस कमरे में 3 लाइटें मेरे को चाहिए क्योंकि वरना मेरे सही आएगी नहीं। अब चाहे मैं एक बच्चे की क्लास में तब भी तो मुझे 3 लाइटें चलानी पड़ेगी ना, और चाहे उसी क्लास में 10 बच्चे बैठ जाए तब भी मेरी 3 लाइटें चलेगी। यस सर। ये है इनडायरेक्ट खर्चा ही है। अब आपकी बात सही है, मान ले फैक्ट्री में 3 मशीनें लगी हुई है लेकिन कम आउटपुट की वजह से उसमें सिर्फ 2 ही चल रही है, तो एक मशीन बंद हो गई। तो ठीक है आपका इलेक्ट्रिसिटी कम हो गया, लेकिन तब भी हम डायरेक्ट क्या वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट है? जैसे मैंने क्या कहा कि एक नोट्स बनाने के लिए 100 रुपए लगे, 2 बनाओगे तो 200 ही लगेंगे, आप 150 नहीं लगेंगे। 3 बनाओगे तो 300 ही लगेंगे क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चेंज होती है? ऐसे तो नहीं चेंज होती ना। तो मतलब तो इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट हो गई ना डायरेक्ट, मतलब आप कह रहे हो क्या? जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हाँ हो जो गई वेरिएबल direct। कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट खर्चा होता है। हाँ ऐसे समझ लो। ओके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर ये ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, हाँ जी क्या बताऊँ उसका? इसमें कौन कौन से आ जाए वैसे? ये कौन से होते हैं? सर देख जैसे ऑफिस के खर्चे हो गए ना, जैसे मान ले तूने एक ऑफिस जैसे फैक्ट्री के साथ एक ऑफिस भी तो होएगा जहाँ पे बैक ऑफिस काम होता है। वहां पे एक वो रखा हुआ है, एक छोटू रखा हुआ है जो सारे लोगों को चाय पिला रहा है, वो हो गया। ठीक है, उधर की लाइटिंग के खर्चे वो हो गया। वहां कोई प्रिंटर लगा हुआ है जो सारे प्रिंटिंग होती है वहां पे, वो हो गया ये खर्चे। जो ऑफिस में जैसे तेरे तुम्हारा कोई भी काम होगा, देख तो फैक्ट्री होती है, एक ऑफिस होता है और एक सेलिंग का डिपार्टमेंट होता है। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन तीनों के अपने अपने खर्चे, अपने अपने ओवरहेड्स। अब सेलिंग में मान ले तूने एक बंदा रखा हुआ है जो सारी पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट्स की, तो वो सेलिंग का खर्चा हो जाएगा। एक स्पेशल टाइप का कार्टन यूज होता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर जाते हैं, तो वो सेलिंग का खर्चा हो जाएगा। आप सेल्समैन को कमीशन देते हो, ब्रोकरेज देते हो, वो सेलिंग का खर्चा हो जाएगा। चलिए बच्चे शुरू करें पहला क्वेश्चन। एक मिनट सर। चलिए पेज नंबर 15 पे आइए। अच्छा सर एक मिनट अभी बनाने दो सर ये। हाँ, जल्दी बनाओ।
हो गया? करें नेक्स्ट। ओके, पेज नंबर 15 पे आइए। निमिष तेरा भी ये पेज नंबर 15 पे ये देखियो, क्वेश्चन नंबर 1। सर देखता हूँ मैं। सर इलस्ट्रेशन 1.1 हाँ सेम ही है। देखो बच्चों, पहले मैं रीड करो पूरा क्वेश्चन, तो देखिए कैसे आपको ये सारी वैल्यूज डालनी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम में डाल देना। वेजेस डायरेक्ट लेबर में आ जाएगी। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये वेजेस इसमें आ जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा ऑयल एंड वेस्ट। अब ये जितने भी खर्चे हैं ना, इसके आगे आप लिख लो अपने पेंसिल से या कैसे भी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के आगे आप एक छोटा सा वो बना के, सेमी कॉलम बना के नीचे लिखने शुरू कर देना, और फिर इनर कॉलम में लिख के फाइनल फिगर आउटसाइड कॉलम में ले जाना। ऑयल एंड वेस्ट, वेजेस ऑफ फोरमैन, स्टोर कीपर वेजेस, इलेक्ट्रिक पावर, लाइटिंग फैक्ट्री वाली, रेंट फैक्ट्री वाली, रिपेयर्स फैक्ट्री प्लांट, मशीनरी, ये सारी की सारी, और ये सारी की सारी कहाँ, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है। ये सारी की सारी कहाँ पे चली जाएगी? ये सारी की सारी आपके आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स में और कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ गया सारा। सेल ऑफ स्क्रैप है ही नहीं कोई, जीरो। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट पेज पे सॉरी आगे आते हैं। उसके बाद आ जाओ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है ही नहीं, छोड़ दो। फिर आ जाओ यहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आएगा। देखो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके आ जाएगा लाइटिंग ऑफिस की, रेंट आ जाएगी ऑफिस की, आपका ऑफिस प्रेमिसेस का रिपेयर्स आ जाएगा, आपके ऑफिस प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, आपकी मैनेजर की सैलरी आ जाएगी, आपकी डायरेक्टर की फीस आ जाएगी, आपकी ऑफिस की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये आ जाएगा। सर एक बार ये दोबारा बताना ऑफिस वाला। ऑफिस वाला ऊपर से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा लाइटिंग ऑफिस की, रेंट ऑफिस की, रिपेयर्स ऑफिस के, डेप्रिसिएशन ऑफिस की प्रेमिसेस की, फिर आ जाएगा मैनेजर की सैलरी, डायरेक्टर की फीस, ऑफिस की प्रिंटिंग एक्सपेंस एंड ऑफिस के टेलीफोन चार्जेस एंड ऑफिस के पोस्टेज, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो टेलीफोन होता है वो ऑफिस में लगा होता है, और पोस्टेज भी सारी की सारी जो पोस्टेज वगैरह होती है वो ऑफिस से ही होती है। तो पोस्टेज ये सब आपका आ जाएगा ऑफिस में, ठीक है। आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। जैसे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, आप अपना आगे उसके बाद ये है ही नहीं दोनों, जीरो जीरो कर देना, यहाँ पहुंच गए। अब आ जाओ सेलिंग पे। तो सेलिंग पे आपका आ जाएगा सेल्समैन की कमीशन, ट्रैवलिंग के एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस एंड कैरेज आउटवर्ड। अगर ये कैरेज इनवर्ड होता, बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, अगर ये कैरेज इनवर्ड होता, कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आता बताओ, कोई बताएगा? कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आता? सर फैक्ट्री। नहीं, डायरेक्ट कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। कैरेज इनवर्ड हमेशा एक डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है। ये आपको 11th में बताया गया था, कभी याद करो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के टाइम पे ये लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। कैरेज आउटवर्ड हमेशा सेलिंग का माना जाता है, कैरेज इनवर्ड हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये हो गया। बस इतना करके आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, और फिर आप अपना सेल्स दे रखिए इसमें कहीं ना कहीं, नहीं बस आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स ही निकालना, यहाँ तक करना, जल्दी से करना, कोई है ही नहीं मुश्किल, बस जल्दी से फास्ट करिए और कैलकुलेटर अपने पास है। तो सर इसमें मतलब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स निकालनी होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स ही निकालनी है ना इसमें। देखो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये चारों जैसे अलग अलग निकालने हैं ना। जैसे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट जब मांगा गया तो मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट बतानी है आपको, वो तो ग्रॉस और नेट सेम ही है क्योंकि ये है ही नहीं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स बतानी है। क्या कह रहे हो? ठीक है, चलो जल्दी से करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करेंगे आज हम। जो भी ना समझ आए वो पूछ लेना।
सर बेटा कुणाल, सर जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे तो उसमें भी हमें वो बाइफरकेशन करनी पड़ेगी नहीं नहीं, मटेरियल आप इस लेबर। क्वेश्चन में कर रखी है आपके नोट बुक में, लेकिन आपको नहीं करनी, आप एक के एक नीचे लिखते रहो, कोई फायदा, कोई जरूरत नहीं आपको। जैसे जो जो क्वेश्चन में ऑर्डर में दे रखा है बस वैसे जैसे जैसे ऑर्डर में दे रखे वैसे वैसे लिख दो। सर क्या? सर ये जो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स में जो मशीनरी दे रखी है वो कहाँ पे जाएगी? वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और जो ऑफिस के रिपेयर्स है वो ऑफिस में। नहीं नहीं, एक तो फैक्ट्री प्लांट दे रखा है, मशीनरी और ऑफिस, तो हाँ, ऑफिस दोनों दोनों। मशीनरी भी फैक्ट्री में जाएगी? आपको जो दो रिपेयर्स में फैक्ट्री प्लांट और मशीनरी दोनों फैक्ट्री में जाएगी। ठीक है सर। हो गया? 2 मिनट सर। जल्दी करो बच्चों। सर अगर इसमें अगर सेल्स मैनेजर दिया हुआ होता तो वो फिर उसमें चली जाती सेलिंग एंड क्या कह रहे डिस्ट्रीब्यूशन। हो? अगर मतलब मैनेजर सैलरी की जगह सेल्स मैनेजर दिया होता हाँ, तो सेलिंग में आ जाता। तो सेलिंग में आ जाता।
गया बच्चों? बस सर लास्ट है 2 मिनट। सर बेटा, सर कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं? कंज्यूमेबल स्टोर्स जैसे यही होता है, जैसे आपने कोई डुप्लीकेट वगैरह हो गया ना, कोई चीज जो आपकी ऐसे समझो जैसे गाड़ी में है, गाड़ी में आप जब अपनी वो करवाने जाते हो सर्विस वगैरह, तो मान लीजिए कोई पार्ट बदला, जैसे आपका एयर फिल्टर बदला, वो कंज्यूमेबल स्टोर हुआ। ऐसी मशीनरी में भी कोई पार्ट हुआ जिसको जो वेयर हो जाता है थोड़े टाइम बाद, फिर उसको बदलते हैं, तो वो कंज्यूमेबल स्टोर्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है सर। सर इसमें जैसे जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, कुणाल, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आई, यार आर्यन कहाँ चला गया? पता नहीं सर, हाँ, बोल बोल बोल। मैं कह रहा हूँ जैसे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, हाँ, तो वही इस केस में हमारी वो हो जाएगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नहीं तेरी आवाज कट रही है। जब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई वही हमारी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगी ना। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ना। हाँ, जल्दी से हो गया बच्चों सबका? बस सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर वो आर्यन आ रहा है, उसका लैपटॉप बंद हो गया था। हो गया बच्चों? अब एक बार देखिए जल्दी से, आज हम यहीं रोकेंगे, मैं आपको लेकिन 2 क्वेश्चंस का होमवर्क दूंगा, यहाँ देखो। और दो एक फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। कल हम 3 क्वेश्चंस करेंगे जो तीनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 1.2 बिल्कुल सिंपल है, कोई भी नया पॉइंट नहीं है आपका। जो इलस्ट्रेशन आपकी 1.4 है, या हाँ 1.5, इलस्ट्रेशन नंबर 1.5, ये आपके 2 होमवर्क है। जल्दी से नोट डाउन करिए, होमवर्क है। कल हम अपना 1.3, 1.4 एंड 1.6 करेंगे। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, करके रखना है, ये ना हो कि बिल्कुल बिल्कुल ना करो इसको। अब मेरे को बताइए कल कितने बजे रखे? मॉर्निंग में रख ले 10:30 बजे। सर वीकडे बोला था ना आपने तो। हाँ, वीकडे बोला था ना कल। यार अब नेक्स्ट वीक से वीकडे कर देंगे, टू टाइम्स। लेकिन अब इस बार रखने दो ना, जिससे कल एक बार खत्म हो जाए ये चैप्टर। फिर नेक्स्ट वीक से 2 टाइम्स पर वीकडे ही रखेंगे। इस बार थोड़ा लेट हो गया ना, इसलिए क्या। सर 12 बजे से क्लास है मेरी। 12 बजे से क्लासेस है तेरी। तो बताओ 10:30 से 11:45 तक रख लेते, कोई दिक्कत? 11:30 11:45 तक हो जाएगा 1 घंटे में। तो 10 बजे रख लो ना सर फिर, रख ले। क्योंकि फिर वो एकदम से दोनों क्लासें हो जाएंगी ना, या तो 10 से 11 तक खत्म हो जाएगा तो 1 घंटा। 10 से 11 11:15 तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। ठीक है अंकित, कोई क्लास तो नहीं है कल आपकी? निमिष, सर एक तो है क्लास।
10:30 कल है। नहीं आ पाएगा 10 बजे? नहीं सर, अगर आप आफ्टरनून में रख लो 1 o'clock रख, अच्छा 1 o'clock तो है, या आफ्टर लंच अगर रख हम ले, अपनी पोस्ट लंच रख क्लास ले। कुणाल तेरी कितने बजे से है? सर मेरी मतलब 2:30-3 तक होगी। तो 10 बजे आज क्या दिक्कत है? तेरी कौन सी क्लास? अच्छा तेरी उसकी क्लास कल तो बोला था नहीं है तेरी कल। सर इंट्रोडक्टरी है सर। 9 यार, बजे रख लो सर, है? 9 बजे रख लो सर। तो ऐसा करो, या तो फिर नहीं, कल रखनी तो है यार, 2 बजे रख ले, 2 बजे हो जाएगी। हाँ सर 2 बजे तो मेरी तरफ से ठीक है। यस सर, नो प्रॉब्लम। सर मेरी 2:30 तक खत्म होगी ना, 2:30-3 तक। यार तो तू 2:30-3 तक खत्म होएगा निमिष तेरा। सर मैं तो 2:30-3 बजे तक, मेरे को 2:30-3 बजे भी तब चलेगा। चलो फिर बताओ, फिर मंडे को बताओ, मंडे को सर कितने बजे कल अगर मतलब अंकित की अगर कितने बजे मेरे को पता नहीं। तेरी कितने बजे है क्लास? एग्जैक्ट कितने बजे शुरू होगी? 10:30 सर, 10:30। 10:30 शुरू हो जाएगी तेरी? यस सर। 9 9 बजे? से 9 से 10 रख लो। 9 रख लूं? आ जाओगे? सर जल्दी नहीं हो सर जाएगा? 9 नहीं सर बहुत और जल्दी जल्दी हो हो जाएगा सर। हो जाएगा। और अगर हम कल ऐसा करो, फिर कल का तुमने कल यार क्लास तो रख लो, क्योंकि चैप्टर ना बहुत लंबा चल रहा है, तो मतलब खिंच जाए। सर 3:30 2:45 रखनी है, हाँ सर, मतलब अगर हैं? पोस्ट लंच रख ले 3:30 के राउंड रख लो। नहीं सर 2:45 रख लो। 2:30 तक तो मंडे रख लो सर, फिर मंडे रख लो। तो मंडे का टाइम बोलो, चलो मंडे का बोलो, मंडे का। मंडे सर कोई भी। मंडे को कितने बजे? मंडे सर सुबह रख लो कभी भी, मतलब यही टाइम नहीं, भी मंडे को चलेगा। सुबह रख ले 10:30 बजे ही। यस सर। हाँ सर ठीक है। मंडे को 10:30 बजे मॉर्निंग में रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो सर। सर। ठीक है, मंडे 10:30 बजे कर दो। यस सर। ठीक है सर। चलो आर्यन को भी बोल देना, ये दोनों क्वेश्चन भी बोल देना, ठीक है? ओके सर। ओके। सर फिर अगले वीक से तो वही मतलब वीकडे हाँ हो गए फिर ना दोनों। मंडे से बाद भी 2 वीक, कोई भी 2 वीक वीकडेज फिक्स कर। मंडे थर्सडे जो भी जैसे मंडे भी को सबको फिक्स कर लेंगे, एक कंफर्टेबल हो। वेडनेसडे रख लेंगे, एक फ्राइडे कर लेंगे, या तो ठीक है सर, जैसे भी सबको हो हाँ, कंफर्टेबल। जैसे भी हो। ठीक है सर। और सर इसकी भी मतलब आप क्या ग्रुप पे डालोगे या वही क्या? एनजीसी वाली ऐप पे? नहीं ग्रुप पे डालो। अच्छा ठीक है।